नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सब लोगों का ये रस धातु भाग 3 में सहर्ष स्वागत करता हूं। ये रस धातु के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी के सभी जो वीडियोस हैं वो हिंदी भाषा में हैं। सो ज्यादातर भारतवर्ष के लोगों को काम आ जाएंगे। ये मेरे आयुर्वेद एकेडमी की तरफ से मैं पेश करने जा रहा हूं। मेरा नाम है प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैं हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, पदव्युत्तर शिक्षण ले चुका हूँ काय चिकित्सा और आयुर्वेदिक शारीरिक क्रिया में। आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप द्वारा, जैसे कि 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड पेड ऑनलाइन BAMS क्लासेस। ये वीडियो आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है ये आयुर्वेद एकेडमी चैनल की, उसमें क्रियाशारी में ये वीडियो आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी के बहुत सारे ऑडियोज वहां पर मौजूद हैं। मैं आपको विनंती करता हूं कि ये सब के सब एक एक करके आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये क्रियाशारी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में या परीक्षा देने में। ये भाग 3 में ज्यादातर ये पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए हैं उनके नाम है सारता, रस धातु की सारता। सारता का मतलब है टिश्यू क्वालिटी एग्जामिनेशन। उपधातु सेकेंडरी बॉडी टिश्यूज, मल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द रस धातु ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। रस धातु के पैथोलॉजिकल दो चेंजेस, एक है वृद्धि एक्सेस और दूसरा है क्षय। यहां क्षय का मतलब टीबी नहीं है। आयुर्वेद ने क्षय का लिखा है, क्षय का मतलब है डेफिशिएंसी। सो दिस इज ओवर न्यूट्रिशन, दिस इज अंडर नरिशमेंट। ओके, सो दिस इज BMS फर्स्ट ईयर लेक्चर, क्रिया शारीर लेक्चर। रस धातु सारता के बारे में क्या बताया है आयुर्वेद ने? सारता च इति साराणी अष्टौ, 8 प्रकार की सारता बताई है पुरुषाणाम। किसके कारण बताई है? ये सारता का मतलब क्या है, किस लिए पढ़ते हैं? बल मान विशेष ज्ञानार्थम। बल का मान, बल प्रमाण, स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन, अंडरस्टैंडिंग द इम्यूनिटी लेवल ऑफ ए पेशेंट। उसमें इम्यूनिटी कितनी है, उसमें बॉडी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये ध्यान में आने के लिए हर एक धातु की सारता आयुर्वेद ने बताई है, उपदिश्य बताई है। जैसे कि यथा त्वक रक्त मांस मध्यानाम मध्यैहि सार विशेषैहि गुण विशेषा व्याख्याता भवन्ति अतो विपरीतास्तु असाराहा। 3 प्रकार की सारता ग्रंथ में बताई हैं। उत्तम सारता बेस्ट क्वालिटी, मध्यम सारता मॉडरेट क्वालिटी ऑफ टिश्यू और असारता टोटल डेफिशिएंसी। मेरे प्यारे दोस्तों, व्यवहारतः ये असार नहीं दिखाया देता है, चाहे वो ग्रंथ में लिखा है। आपको परीक्षा में उत्तर देना है, ध्यान में रखिए। पूछते हैं सारता के प्रकार बताइए, तो आप उत्तम कहेंगे, मध्यम कहेंगे और ग्रंथ में के शब्द बताएंगे असार। फिर ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस में 0 हीमोग्लोबिन ऐसे नहीं पाया जाता। हाँ, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है 12 to 14 ग्राम, मॉडरेट रह सकता है 10 ग्राम, कम हो सकता है 5 ग्राम हाँ परसेंट। फिलहाल तो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा और लोगों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल असार इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम यहाँ पर मॉडिफाई कर देते हैं। हम प्रैक्टिस में, व्यवहार में उत्तम सारता बेस्ट क्वालिटी, मध्यम सारता मॉडरेट क्वालिटी और हीन सारता का मतलब पुअर क्वालिटी, ऐसे लेबल्स लगा सकते हैं। सार परीक्षण क्या है? धातुओं की गुणवत्ता का मापन है, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ टिश्यू एक्सलेंस। सार शब्द का अर्थ क्या है पूछा जाता है। सार धातु का मतलब धातु में उपस्थित उत्तम सर्वगुण संपन्न भाग को सारता बोलते हैं। इज लाइक क्रीमी लेयर। ओके, धातु उत्तम सारता का होने पर उसका बल भी, धातु का जो बल है उत्तम रहकर व्याधि क्षमत्व, जिसका मतलब इम्यूनिटी है, वो सम्यक रहती है। उस विशिष्ट धातु के विकार उत्पन्न नहीं होते। जैसे कि मेरा रस धातु उत्तम सार है,
तो मेरे को रक्त धातु की बीमारियां नहीं होगी, और हो भी जाए तो क्या होता है, होने पर भी उनका उपशम सत्वर होता है। हाँ, दे गेट इमीडिएटली रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इलनेस। रस धातु की सारता जानने के लिए चरक विमान स्थान में श्लोक बताया है, लर्न बाय हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तत्र स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेवच त्वक्साराणाम सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानि आयुष्यत्वम च आचष्टे। चरक विमान स्थान में क्लिनिकल एग्जामिनेशंस बताई गई है, उसमें हर एक धातु का सारता का श्लोक बताया गया है। ये ज्यादातर रस धातु का संबंध त्वचा के अनुसार आ जाता है, तो डल्लन के अनुसार त्वक सार का ही अर्थ रससार है। तो ज्यादातर हाइड्रेशन देखने के लिए स्किन एग्जामिनेशन इज मोर कॉम्पिटेंट एंड इनफ। तो उसके लिए जो किसी भी व्यक्ति की कलर एंड कॉम्प्लेक्शन स्निग्ध हो, श्लक्ष्ण हो, मृदु हो, प्रसन्न हो और सब प्रभा कांतियुक्त हो, कॉम्प्लेक्शन वेरी ब्यूटीफुल, देन डेफिनेटली द पर्सन हैज अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर कंटेंट इन द बॉडी। उसमें जो लोम होते हैं, बॉडी हेयर, वो भी सूक्ष्म होते हैं, अल्प होते हैं और गंभीर डीप रूटेड होते हैं। त्वक्सारम रससारम सुश्रुत सूत्र स्थान डलन की टीका है। शरीर की आरोग्ययुक्त त्वचा, कांतिमान प्रभायुक्त शरीर, इनसे रससारता सूचित होती है। मानवीय देह में आयुर्वेद ने बताया है कि सर्वांगीण परीक्षण के लिए प्रकृति परीक्षण किया जाए और विभागशः परीक्षण के लिए धातुओं का सार परीक्षण अति उपयोगी है। अब ये रस धातु जो है उसकी सारता देखना है का मतलब क्या है, वो बलवान है या दुर्बल है। तो उसके लिए हम व्यवहार में कुछ क्वेश्चनरी पूछ सकते हैं, कुछ अलग तरीके से बात कर सकते हैं। पेशेंट को पूछा जा सकता है कि आपको अन्न कम मिलने पर अथवा बिल्कुल ही न मिलने पर थकान महसूस होती है या न होती है। पेशेंट ने जवाब दिया हाँ मेरे को बहुत थकान होती है, तो उसका मतलब है उसका रस घटक ये दुर्बल है। वो बोलता है कि नहीं मेरे को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं दिन भर काम कर सकता हूँ, चिरकाल काम कर सकता है, तो उसका रस धातु डेफिनेटली बलवान है। अलग क्वेश्चन है, अधिक काल तक अन्न न मिलने पर या पानी न मिलने पर क्या होता है। तो वो जवाब देगा, कई रुग्ण बोलेंगे कि ज्ञानेंद्रिय नित्य नियम से काम करते हैं, तो उसका रस धातु अच्छा है, बलवान है, उत्तम है। ज्ञानेंद्रिय मतलब आंख है, कान है, काने को सुनना, आंख से देखना, जबान से बोलना, ये काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते, मूर्छा आ जाती है, अस्वस्थता आती है, तो इसका मतलब है रस धातु दुर्बल है। अगला एक क्वेश्चन है, रस धातु की सारता देखने के लिए बलवान है या दुर्बल। 3-4 जुलाब अथवा उल्टियां होने ही, बिल्कुल ही काम न करने की हद तक थकान महसूस होती है। आफ्टर गेटिंग द लूज मोशंस एंड वोमिटिंग डू यू गेट सीवियरली डिहाइड्रेटेड, हाथ पैर गलित गात्र हो जाते हैं, तो वो बोलेगा हाँ, तो उसका मतलब है रस दुर्बल है, पुअर क्वालिटी ऑफ द रस धातु। वो बोलेगा नहीं मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं गिरता, कुछ भी हो जाए जुलाब उल्टी मेरे को कुछ थकान नहीं होती, तो उसका मतलब है उसका रस धातु बलवान है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा उसकी जो स्किन है मुलायम स्निग्ध मृदु तथा प्रसन्न है क्या। तो नहीं है तो रस दुर्बल है। उसकी त्वचा बहुत अच्छी तरह से कलर एंड कॉम्प्लेक्शन है, टेक्सचर है, कुछ हद तक है तो मॉडरेट तरीके का रस सारता है, और बिल्कुल अच्छी है तो उसका मतलब है रस सारवान है। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, लोम त्वचा के जो केश है वह कम प्रमाण में नाजुक और बालों की जड़ें मजबूत है क्या। बिल्कुल नहीं है, वो गिर जाते हैं तो रस असार है। हाँ कुछ हद तक अच्छी कंडीशन है तो रस मध्यम सार है, मॉडरेट क्वालिटी, एंड बहुत अच्छी तरह से ये सब बाल और त्वचा के केश है तो ये रस धातु सारवान है। रस धातु जब वीक होता है तो पेशेंट को रस धातु पुअर क्वालिटी का रहने से क्या क्या शिकायत हो सकती है, भूख न लगना, अपचन इंडाइजेशन, मुख आरस्य प्रसेक, ज्यादातर लाला स्त्राव पैदा होना, उत्क्लेद नौशिया, अंगजाड्य बॉडी एक एंड हेवीनेस ऑफ द बॉडी, अति निद्रा बहुत सारी नींद आने की, ड्राउजीनेस रहता है, सतत मंद ज्वर सी संभावना होती है, माइल्ड फीवर रहता है, पांडुता एनिमिक कंडीशन, और खालित्य एंड पालित्य, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस गिरना या केस जल्दी सफेद हो जाना, ये शिकायत रस धातु की वजह से आ सकती है, ध्यान में रखिए। तो उसको हमें अच्छा बनाना है, रस धातु को
उत्तम सारावान बनाना है, बेस्ट क्वालिटी बनाना है, तो उसके लिए टॉनिक कौन से दे सकते हैं? शतावरी कल्प 2-2 चम्मच दूध के साथ सुबह शाम दे सकते हैं। लघुमालिनी वसंत 2 गोलियां सुबह। खरजूर मंथ डेट्स, लाजा तर्पण, फलरस फ्रूट जूसेस, आरोग्यवर्धिनी टैबलेट, गिलोय सत्व मतलब जो हम गुड़ची घनवटी लेते हैं, अमृतारिष्ट, ये सब टॉनिक जैसे हम रस धातु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रस धातु के उपधातु और मल की बात करेंगे। उपधातु है सेकेंडरी टिश्यूज, स्तन्य और रज। ये दो उपधातु रस के बताए गए हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ओरल में भी पूछा जाता है। फिलहाल अभी हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक स्वतंत्र वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसको उपधातु नाम से वो अपलोड कर दूंगा मैं। उस टाइम ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा। धातु मल जो है रस धातु के, कफदोष ये स्थूल मल के स्वरूप में रस धातु के मार्ग से बाहर निकलता है। और क्लेद जो है उसको सूक्ष्म मल हम जानते हैं। इसकी भी बात अलग एक वीडियो धातु मल की द्वारा मल के लिए मैं बनाऊंगा और उस टाइम ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा। रस धातु का विकृति पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी थोड़ी जानने की जरूरत है फिजियोलॉजी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। अब तक जो मैंने डिस्कस किया वो रस धातु के प्राकृत स्वरूप का आकलन ठीक हो गया। तो अभी रस धातु की विकृति का यथायोग्य निदान करना संभव हो सकता है। ये विकृति कौन से है और कौन से गुण और कार्य बिगड़ने के कारण उत्पन्न होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसके ये निश्चित कर सुयोग्य चिकित्सा हम कर सकते हैं। ये देखिए रस धातु की जो विकृति है प्राधान्य से रस वृद्धि और रस क्षय, एक्सेस एंड द डेफिशिएंसी, ये तीन तरह की होती है। द्रव्यतः वृद्धि, गुणतः वृद्धि बाय सब्सटेंस, बाय प्रॉपर्टीज एंड बाय फंक्शन। क्षय भी बाय सब्सटेंस, द्रव्यतः, गुणतः और कर्मतः हो सकता है। रस धातु की विकृति के कारण समझने के लिए और उसकी चिकित्सा करने के लिए आप सब लोगों को आयुर्वेद का, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, सामान्य विशेष सिद्धांत जानने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस। रस धातु के गुण के समान आहार विहार जब हम अति मात्रा में तथा सातत्य से करने पर, जैसे कि पानी पीने के कई लोगों को बिल्कुल गलत फहमी रहती है, गलत आदत रहती है कि हम दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीते हैं। ये गलत चीज है। आयुर्वेद कहता है कि जितनी हद तक आपको प्यास लगती है उतना ही आपने पानी लेने की जरूरत है। और कई लोग खाने में फरेज नहीं रखते या फास्ट फूड लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि ये रस धातु के जो शीत गुण है या स्निग्ध गुण है वो बिगड़ जाते हैं। द्रव गुण बिगड़ जाता है और ये रस वृद्धि हो जाती है। अति गुरु, अति शीत गुण युक्त आहार अति मात्रा में सेवन करने पर अग्निमांद्य हो जाएगा, वीक डाइजेशन, इंडाइजेशन, आम निर्मिति, टॉक्सिन्स बन जाएंगे और उसके द्वारा रस वृद्धि तथा रस दुष्टि हो सकती है। इसकी चिकित्सा का जब हम दिक्कत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आयुर्वेद ने कहा है कि विशेष सिद्धांत अनुसार धातु रस धातु के जो गुण हैं उसके विरोधी चिकित्सा हमें करने पड़ेगी। जैसे कि गुरु गुण बढ़ गया है तो लघु गुण युक्त लंघन, इनडाइजेशन हो गया तो फास्टिंग करना चाहिए आपको, लंघन ये फायदेशीर रहेगा। ग्रंथकार ने रसवृद्धि तथा क्षय के लक्षणों का वर्णन किया है जो अभी हम देखेंगे। रसवृद्धि के वाग्भट ने लिखा है, वृद्धि कैसी होती है? रसो अपि श्लेष्मवत, श्लेष्मा का मतलब है कफदोष। रसवृद्धि के लक्षण कफवृद्धि के समान ही होते हैं, जिसका कारण है रस कफ के समान गुण एवं स्वरूप तथा रस का और कफदोष का आश्रय आश्रय संबंध है। ये ध्यान से सुनिए, कफदोष के बहुत सारे जो कार्य हैं नरिशमेंट के, वो रस धातु के द्वारा ही होते हैं। तो रसो अतिवृद्धो, ज्यादा बढ़ने से, हृदयोत्क्लेदम प्रसेकम च आपादयति, हृदय प्रदेश में उत्क्लेद का मतलब है नौशिया तथा प्रसेक का मतलब है अधिक मात्रा में मुंह में पानी आना या लार छूटना, जिसको हम टाइलिज्म कहते हैं। ये अपचन सदृश लक्षण रसवृद्धि के द्वारा पाए जाते हैं। उसकी चिकित्सा करने के लिए क्या करना चाहिए? इन रुग्णों में अग्निमांद्य और अजीर्णनाशक, आम निर्मिति कम करने वाले उपचार करने पड़ते हैं। जैसे कि हम फास्टिंग कर सकते हैं, लंघन दे सकते हैं, लघु आहार, लाइट डाइट, लाइट फूड तथा कटु स्वाद, पंजेंट सब्सटेंसेस युक्त वनस्पतियों का, जिसके तिक्त और कटु बोलते हैं ना, अमृता, गुड़ुचि है, कुटकी है, काड़े चिरायत है, इन वनस्पतियों का चूर्ण अथवा घनवटी का इस्तेमाल हम रसवृद्धि में कर सकते हैं। रसपाचक योग नाम से बाजार में उपलब्ध है, रसपाचक वटी है, रसपाचक काढ़ा है, वह जरूर आप इस्तेमाल करेंगे। ये वर्धित द्रवता जो फ्लूइडिटी बढ़ गई है
वो कम करने, मानो कि शोथ आ गया, सूजन आ गई, तो पुनर्नवा जो डाययूरेटिक है आयुर्वेद की वनस्पति का लाभ भी इसमें मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे रसक्षय की। ये लक्षण बिल्कुल डिहाइड्रेशन के माफिक है। रसे रौक्षम श्रमः शोषो ग्लानि शब्दाशेष्णुता रसक्षये हृतपीड़ा कंप शून्यता तृष्णाच वाग्भट अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11वां चैप्टर। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि रसवृद्धि और रसक्षय के लक्षण बताइए। ये निदान में भी काम आ जाएगा आपको। ये जो लास्ट वाली स्लाइड्स हैं, 4-5 स्लाइड्स, वो पैथोलॉजी विकृति विज्ञान में काम आएगी, या चिकित्सा काय चिकित्सा सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक्स काम आ जाएंगे। रसक्षय के लक्षण मुख्यतः द्रव स्निग्ध गुण का ह्रास दर्शाती है। ये लक्षण अतिसार, जिसको हम द्रवमल प्रवृत्ति कहते हैं, लूज मोशंस या छर्दी वोमिटिंग जैसे व्याधियों में गंभीर अवस्था में दिखाई देते हैं, 3rd डिग्री डिहाइड्रेशन। तो ये अपधातु क्षय स्वरूप के लक्षण होते हैं, जैसे कि रौक्ष, रुक्षता या सूखापन, त्वचा का स्थितिस्थापकत्व कम हो जाता है, जिसे हम लॉस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, होंठ सूख जाते हैं, श्रम, पेशेंट को थकान महसूस होती है, रुग्ण को अत्यधिक थकान महसूस हो जाती है। रसक्षय के कारण धातुओं का सम्यक तर्पण हाइड्रेशन नहीं हो पाता, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, क्लोराइड्स कम हो जाते हैं। शोष, मुख सूख जाता है, मुख शुष्कता, डिहाइड्रेशन माउथ में, मुख्यतः तीव्र ज्वर, अतिसार में अल्पायु रुग्ण जैसे कि बालक जैसे होते हैं, उसके होठों पर से जीभ घुमाकर शरीर में जल की मात्रा कम होना ये बच्चे सूचित कर देते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, जब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो जीभ अपने होठों पर घुमा देते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लड़के के शरीर में पानी की कमतरता है। ग्लानि आ जाती है, अति निद्रा, ग्लानि तथा मन इंद्रियन का प्रीणन कर्म कम होने के कारण उसकी कार्यक्षमता का क्षय होता है। शब्द असहिष्णुता, इंद्रियों की कार्यक्षमता का ह्रास होने के कारण किसी भी प्रकार की जो आवाज है वो रुग्ण सह नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं शब्दासहिष्णुता। हृत पीड़ा, रसव स्रोत का मूल स्थान हृदय है, इससे इसीलिए ही रसक्षय होने पर हृत प्रदेश में धातु क्षयजन्य वात प्रकोप के कारण पीड़ा या वेदना निर्माण होती है। वो वात प्रकोप आप जानते हैं 2 तरीके से रहते हैं, एक धातु क्षयजन्य और दूसरा मार्गावरोधजन्य। यहाँ पर रसक्षय है, डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है, तो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हो गया, छाती में वेदना मरोड़ सदृश उत्पन्न होती है। कंप, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप लगातार महीनों साल तक चला रहा ओल्ड एज में तो कंप उत्पन्न होता है। दौर्बल्य के कारण केवल खड़े रहने पर भी हाथ पैर कांपते हैं। शून्यता, हृदय के साथ ही समस्त शरीर में शून्यता, दौर्बल्य की अनुभूति होती है। उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए? रसक्षय में अपधातु क्षय की आपूर्ति करने वाली तथा स्निग्ध शीत गुण की चिकित्सा करनी पड़ती है, जैसे कि हम लाजामंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर मंथ, खजूर जल उबालकर शीत किया जल, नींबू नमक शक्करी स्वरूप का पानक या शरबत, इक्षुरस फलों के रस पेशेंट को हमेशा दे सकते हैं। रसक्षय की आत्यिक अवस्था में क्वचित इंट्रावेनस आईवी डीएनएस डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन का उपयोग भी शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार ही होगा, ऐसा मेरा कहना है। आयुर्वेद में रसधातु की बहुत सारी प्रशंसा बताई है। रसधातु का महत्व वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा है कि मनुष्य रसमय होता है। तो अर्वाचीन विज्ञान के द्वारा आप तो जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में देयर इज 75% ऑफ वाटर, तो आयुर्वेद ने उसे कहा है रसमय मनुष्य। रस धातु का प्रमुख कार्य धारणा धातवः, जो धारण करते हैं वो धातु होते हैं, बॉडी टिश्यूज। शरीर बनाए रखने के लिए, निरामय दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए शरीर के 7 धातु आरोग्य संपन्न अवस्था में होने चाहिए। किंतु हम ये भी जानते हैं कि रसात रक्तम ततो मांसम, मांसात मेदः ततो अस्थि च, अस्थो मजदः तथा शुक्रम, शुक्रात गर्भः प्रसादजः। चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय जो ग्रहणिका है उसमें यह बताया गया है, उत्तम धातु परंपरा के लिए आद्य प्रवर्तक प्रथम वाला जो है रस धातु प्राकृत या साम्यावस्था में होने की जरूरत है, क्योंकि यह न्यूट्रिशन की एक चेन आयुर्वेद ने कही है। रक्त के पोषकांश रस से आते हैं, मांस के पोषकांश रक्त से आते हैं, तो दिस चेन शुड बी मेंटेन ओनली व्हेन योर रस धातु विल बी ऑफ परफेक्ट एंड प्राकृत या फिजियोलॉजिकल रहेगा। उसी प्रकार
रस धातु का जो कार्य क्षेत्र है वो कृत्स्न शरीर संपूर्ण देह बताया गया है, अतः रस विकृति के परिणाम सर्व शरीर में दिखाई देते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के प्रवर्तक यह अत्यंत महत्वपूर्ण सलाह देते हैं कि आहार विहार के विषय में सजगता रहकर रस धातु का रक्षण करना चाहिए, उसका प्रतिपालन करना चाहिए। रसजं पुरुषं विद्यात् रसम रक्षेत प्रयत्नतः, अन्नात् पानाच्च मतिमान, आचारात् अपि च तंद्रिताः। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने रस धातु की पूरी डिस्कशन थी वो पूरी कर दी है। रस धातु भाग 1, भाग 2, भाग 3 में ये सब रस धातु की डिटेल चर्चा हमने की है। ये आपको बहुत काम आ सकती है। रस धातु भाग 3 में सारता, उपधातु, मल और वृद्धिक्षय के बारे में चर्चा की थी। भाग 2 जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है उसमें आप रस धातु के गुण, प्रमाण और कार्य के बारे में जान सकते हैं। और जो भाग पहला मैंने अपलोड किया है उसमें नाम निरुक्ति पर्याय, रस धातु के स्थान, संगठन स्वरूप, धातु प्रकार, परिणमन और परिणाम काल की चर्चा की है। तो मैं आपको विनंती करता हूं ये वीडियो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन आइकॉन। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप में 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड पेड ऑनलाइन बीएमएस क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, all the best for if you are the doctor, all the best for your medical practice, and if you are a normal person, I wish you all the best, healthy, happy and long life. Thank you very much and take care.